नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप लोगों के बीच में हिंदी का गद्य भाग लेसन 1 करवक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोगों को देखना है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ये खूबसूरत नहीं थे। चेचक के कारण एक बीमारी होती है चेचक, जिसके कारण हमारे लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनके चेहरे पे विभिन्न प्रकार का कोढ़नुमा हो जाता है और ये बदसूरत देखने में लगते हैं। ये व्यक्ति एक कान और एक कान से बहरा और एक आंख से अंधा ये थे। फिर भी इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लोगों को एब्जॉर्ब करने का काम किया। अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को मिलाने का काम किया, अपने शिक्षा का प्रसार करने का काम किया। तो हम लोगों को देखना है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और आज आप लोग देख रहे हैं एडी कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो जुड़े हुए हैं, या एडी कैंपस यूट्यूब पर एडी कैंपस ऑफिशियल से हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों को देखना है लेखक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेखक के बारे में हम कुछ देखते हैं। लेखक का जीवनी हम लोगों को देखना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म ये अनुमानित है। बहुत सारे विद्वान अलग अलग बताते हैं इनका जो जन्म होता है वह अनुमानित जन्म है, और बताया जाता है इनका जन्म 1492 ईस्वी में होता है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से रहने वाले थे। मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जो जन्म स्थान था या निवास स्थान जो बताया जाता है वह था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। इनके पिता का नाम मलिक शेख मोमरेज या मलिक रजे अशरफ के नाम से ये जाने जाते थे। पिता का जो नाम था वह था मलिक शेख मोमरेज या फिर मलिक रजे अशरफ के नाम से ये जाने जाते थे। आज हम लोग जिनके बारे में देखते हैं ना, इनका जन्म के बारे में पता है, जन्म भी अनुमानित बताया जाता है, और यहाँ तक कि इनकी जो मृत्यु का ईस्वी बताया जाता है वह भी अनुमानित है। उसके बारे में भी बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग राय है, अलग अलग वह मशवरा से लिखते हैं। और इनका जो जन्म है इनकी जो मृत्यु है, जन्म तो 1492 ईस्वी में होता है, लेकिन इनकी मृत्यु की जो चर्चा की जाती है, मृत्यु होता है 1548 ईस्वी में। ये भी अनुमानित है। 1548 में इनकी जो मृत्यु है ये भी अनुमानित है। और ये प्रेम के पीर के कवि थे। इनका जो मानना था वह सबसे ज्यादा अगर प्रेम किसी से था तो पीर से था। और बताया जाता है इस्लामिक धर्म के अनुसार पीर का जो स्थान होता है वह अल्लाह के बाद का स्थान माना जाता है। यानी ईश्वर के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो वह पीर होता है, या फिर अल्लाह के बराबर का जो दर्जा दिया जाता है वह पीर को दिया जाता है। तो हम लोगों को जो देख रहे थे हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, ये इनका जीवन था। इनका जीवन जो कठिनाइयों से गुजरा था, कठिनाइयों से भरा हुआ था। आप सोच सकते हैं कैसे एक व्यक्ति जो अंधा है, एक आंख से कान्हा, कान से बहरा, फिर भी अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपके जो चैप्टर है मलिक मोहम्मद जायसी का पद, यह जो लिया गया है यह पद्मावत के भाग से लिया गया है, और पद्मावत के जो लेखक है वह मलिक मोहम्मद जायसी है। और पहले अंश में, पद्मावत के पहले अंश में ये लिखते हैं। तो हम लोगों को देखना है इनके बारे में। तो ये पहले बोलते हैं, देखिए पहले जो अंश में ये पद में जो लिखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी साहब, ये अपने शरीर के विकार के बारे में बताते हैं। अपने शरीर के उस विकार के बारे में बताते हैं जिनके कारण पूरा समाज इनको बहिष्कार किया था। ये लिखते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, अर्थात जिनका एक आंख खराब है। पद्मावत का प्रथम अंश से लिया गया है। इसमें बोलते हैं मेरा एक आंख खराब है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, जिनके
एक आंख है ही नहीं, एक ही आंख से ये पूरे जग को देखते हैं। सोई विमोहा जे कभी सुनी, इनका स्वरूप खूबसूरत नहीं कुरूप है, ये देखने में बहुत ही भद्दे नजर आते हैं, लेकिन इनकी जो काव्य कविता है, इनका जो रचना है, अगर जो व्यक्ति सुनता है वह इनके ऊपर मंत्र मुग्ध हो जाता है, इनके ऊपर अपने हर एक चीज सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए लग जाता है। जो सुनता है वो मोहित हो जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता बताया जाता है, ये इनकी लेखनी में इतना दम था, अगर कोई व्यक्ति एक बार सुन ले इनके ऊपर मोहित हो जाता है। जैसे आप लोग किसी और के ऊपर मोहित होते, ठीक वही हाल हमारे मलिक मोहम्मद जायसी साहब का है। एक बार ये बोले लोग मोहित, ये बोलते एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मेरा एक आंख नहीं है, मैं सबसे कुरूप हूं, लेकिन मेरी कविता के माध्यम से जो भी व्यक्ति, जो भी महान कवि मेरी कविता सुने वह मेरे ऊपर मोहित हो गए थे। अगले लाइन में हम लोगों को देखना है, देखिए इस पंक्ति के माध्यम से कवि उस सुंदरता की बात करते हैं, बताते हैं ईश्वर के द्वारा बनाया गया वो हर एक सुंदर से सुंदर चीज को आप देखिए, चाहे जो भी चीज हो, हर एक चीज आप जब देखिएगा तो उसमें एक चीज आपको खराबी नजर आएगी, कोई ना कोई दाग होगा। तो बोलते हैं चांद जैसन जग विधि अवतारा, बोलते हैं चांद के जैसा विधाता ने उन्हें जग में उतारा। किनको? मलिक मोहम्मद जायसी अपने आप की जो तुलना है वह चांद की खूबसूरती से करते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, अदीन कलंक किन्हीं उजियारा, बोलते जिस प्रकार चांद में कलंक दिया गया था, जिस प्रकार चांद में कलंक है, वह खूबसूरत तो है लेकिन उसमें थोड़ा सा दाग है, ठीक वही मैं भी तो एक चांद के जैसा हूं। चांद सुंदरता में है और मेरी लेखनी सबसे सुंदर है। प्रभु ने मुझे पृथ्वी पे चांद के जैसा भेजा, प्रभु पृथ्वी पे मुझे चांद के जैसा भेजा, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी सी कलंक दे दिया, मेरी खराबी दे दिया, मेरे चेहरे का जो कुरूपता है, मेरे चेहरे के बारे में जो कुरूपता है वह मुझे अंदर क्या किए तो दे दिए। तो बोलते चांद की तरह अपने आप को कविता में जग से प्रभावित करना चाहते, प्रकाशित करना चाहते। यदि दोस्तों बोल रहे हैं लेखक चांद के जैसा मैं कविता के माध्यम से पूरे संसार को क्या करूंगा तो उजियारा करूंगा, प्रकाश दूंगा। मेरे अंदर कलंक है तो है, मेरे अंदर खूबसूरती नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगा तो मैं इसके लिए लोगों को अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर करूंगा। अगले पंक्ति के माध्यम से हम लोगों को देखना है, देखिए लेखक अपने बारे में लिखते हैं। लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये अपने बारे में लिखते हैं और इसमें लिखते हैं जग सूझा एक ही नैना, बोलते हैं पूरा मैंने जग, पूरा जो संसार है मैं एक ही अपने एक आंख से इस संसार को देखा। जग सूझा एक ही नैना, बोलते हैं इस कवि अपने एक आंख से पूरी दुनिया को देख रखा, एक आंख से दुनिया को भली भांति समझना चाहते, देखना चाहते हैं। उबा सुख अस नखतत महा, बोलते जिस प्रकार कवि इस पंक्ति के माध्यम से बोलते मेरे पास एक आंख है तो क्या हुआ, मैं इसी एक आंख से पूरी की पूरी मैं पृथ्वी को देखना चाहता हूं और समझता हूं मैं, मेरी एक आंख से ही मेरी हर एक चीज देखा जाता है। जग सूझा एक ही नैना, उबा सुख अस नखतन महा, बोलते हैं जिस प्रकार शुक्र नक्षत्र के बीच भी उदित होता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, आप जानते हैं अगर सूर्य के बीच यह पूरा तारामंडल या नक्षत्र मंडल में एक ऐसा ग्रह शुक्र है जो सुबह में भी चमकता और शाम में भी चमकता है, जिसको भोर का तारा एवं शाम का तारा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार लेखक बोलते मेरा एक नैन है तो क्या हुआ, मेरा एक नैन नहीं तो क्या हुआ, मैं सुंदर नहीं कुरूप हूं तो क्या हुआ, मैं इसी एक नैन से उस नक्षत्र के बीच जिस प्रकार शुक्र तारा चमकता है, शुक्र ग्रह चमकता है, ठीक उसी प्रकार मैं इस पूरे संसार में अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर होऊंगा, मैं अपनी लेखनी के माध्यम से चमकूंगा। चलिए
अगले पंक्ति के माध्यम से हम लोग देखते हैं लेखक क्या बोलते हैं। जो लेही अम्बही डाव न होई, बोलते हैं आम आप लोग देखते होंगे कितना सुंदर होता है, कितना रसीला होता है, बहुत ही मीठा फल है, लेकिन कभी उसकी मझरी डाव अर्थात उसका मंजर खा के देखिएगा, बहुत ही कड़वा होता है। तो बोलते हैं जो लही अम्बही डाव न होई, अतो लही सुगंध बसाई न सोई। बोलते हैं जब तक आम के पेड़ में डाव नहीं लगेगा, वह कड़ापन, उसमें जो कड़वापन है वह डाव नहीं होगा, तब तक हमें रसीला मीठा आम कहां से प्राप्त होगा। उसे आम प्राप्त करने के लिए, यानी हमें सुंदरता प्राप्त करने के लिए, हमें उस डाव को नजरअंदाज करके आम की वह जो मिठास है उसको एहसास करना होगा, हमें उस आम की मिठास को देखना होगा। लेखक इस कवि मलिक मोहम्मद जायसी साहब बोलते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, ठीक वही प्रकार से मैं बहुत कुरूप हूं, लेकिन उसी आम के डाव की भांति हूं, जो आगे चलकर मेरा लेखनी भी उस आम की तरह सबसे सुंदर, सबसे मीठा होगा। जो लही अम्बही डाव न होई, अतो लही सुगंध बसाई न सोई। बोलते जब तक आम के पेड़ में मज्जर नहीं होगा तब तक उसमें सुगंध हो ही नहीं सकता। वह कड़वापन जब तक जिस पेड़ के जिस फल में कड़वा नहीं होगा, वह आगे चल के सुंदर हो क्या सकता है। जिस प्रकार आप देखते हैं आपके समाज में बहुत सारे लोग अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरत पे घमंड करते, गुमान करते हैं। लेखक उस चीज को खंडित कर रहे हैं, बोलते हैं मैं दुनिया में कुरूप हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं उस आम से अपनी तुलना उस आम से करते जो बहुत ही सुगंधित माना जाता है, बहुत ही सुगंधित होता है। देखिए अगले लाइन से बोलते हैं, अब एक चीज आप लोग इस पंक्ति समझने से पहले हम लोगों को समझना है। एक कहावत है, गांव में आप लोग सुनते होंगे, जो जितना कड़वा होता है वो उतना अच्छा होता है। चीटी, मीठा में चीटी लग जाता है, मिठास जो मीठा वस्तु होता है उसमें देखिएगा चीटी लग जाता है, लेकिन जो कड़वा चीज है वह सुरक्षित रहता है। ठीक उसी पंक्ति के माध्यम से बोलते हैं, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, यदि समुद्र का पानी नमकीन नहीं होता, खरा नहीं होता, तो आज समुद्र हमें देखने को नहीं मिलती। आज जो समाज में हम समुद्र देख रहे हैं, संसार में जो पृथ्वी पे समुद्र देख रहे हैं, ये देखने को मिलता ही नहीं। आप याद कीजिए बहुत सारे जीव ऐसे थे, जो प्राणी बहुत सारे जीव पृथ्वी पे थे, लेकिन लोगों ने अपनी आवश्यकता, अपने उपयोग के लिए उसका क्या कर दिया, तो मार दिया, उसका दोहन कर दिया। ठीक इसी पंक्ति के माध्यम से कवि बोलते हैं, किन समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी खरा है तो अति भय असुझा अपारा, इसीलिए तो वह विशाल है। अर्थात यदि आपके अंदर उस मिठास नहीं, ये देखिए ये आपकी मिठास, आपका गुण के बारे में बात नहीं करते हैं, आपके गुण की चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही, आपके रूप की चर्चा नहीं, आपके गुण की चर्चा हो रही है। बोलते आपका स्वभाव यदि करवाहट है तो है, लेकिन आपका गुण जब अब सबसे ज्यादा अच्छा है, तो आप अब संसार में उस समुद्र के भांति, उस सागर के भांति आप विशाल हैं, आपकी कीर्ति विशाल हो जाएगी। लेकिन आपका गुण सुंदर है, लेकिन आपका आचरण सबसे खराब है, तो फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं। ये जो हमारा धरती है यह कर्म भूमि है, जहां पे लोगों की कर्म की पूजा होती है, न कि लोगों की रूप की पूजा होती है, लोगों की गुण की पूजा होती है। ठीक वही बात इस पंक्ति के माध्यम से बताते मलिक मोहम्मद जायसी जी, बोलते हैं किन समुद्र पानी जो खरा, समुद्र का पानी खरा इसलिए वह विशाल है, अन्यथा उसको विशाल नहीं होता। यदि समुद्र का पानी मीठा होता तो लोग अपनी आवश्यकता के लिए यूज करते और धीरे धीरे उसको भी खत्म कर देते। जिस प्रकार आज हम अपने पृथ्वी का विभिन्न प्रकार की संपदा को खत्म करने की और अग्रसर हो चुके हैं। चलिए अगली पंक्ति के माध्यम से बोलते हैं, देखिए बोलते सुमेरु पर्वत के बारे में। सुमेरु एक पर्वत है, बोलते जब तक भगवान शिव उस पर्वत पर अपना त्रिशूल नहीं गाड़े होते, उस पे अपना, अर्थात ये जो सुमेरु पर्वत है यह कैलाश पर्वत से जोड़ा जाता है, इसकी तुलना की जाती है और बताया जाता है यदि भगवान शिव उस पे अपना त्रिशूल नहीं गाड़े होते ना, तो कोई उसको जानता तक नहीं कैलाश है क्या,
क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पर्वत है लेकिन हम उनका नाम तक नहीं जानते। भगवान शिव वहां पे निवास किए, अपना त्रिशूल गाड़ा, तब जाके वह सोने की भांति चमकता है। तो सुनिएगा इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं। जैसे साहब बोलते हैं, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, बोलते जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया, जब तक सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल गाड़ा नहीं गया था, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, बोलते हैं तब तक वह सोना की तरह चमका कहां, उसे जानने वाला हुआ कहां, उसे कौन जानता। अगर भगवान शिव वहां पे जाके अपना निवास स्थान नहीं बनाते, अपना त्रिशूल नहीं गाड़ते, तो फिर उसे जानने वाला कौन होता, कोई नहीं जानने वाला होता। चलिए, तो इस पंक्ति के माध्यम से हमको देखना है, लेखक बोलते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से उस वस्तु के बारे में लेखक बताते हैं। आप देखते होंगे, कभी गए होंगे सुनार के यहां, तो जिस मिट्टी के पात्र में सोना को गलाया जाता है, सबसे पहले उसको अत्यधिक तपाया जाता है। आप देखते होंगे कुछ पत्थर रोड पे पड़े होते हैं, और जो पत्थर छेनी हथौड़ी के मार सह जाते हैं, वह भगवान की तरफ पूजे जाते हैं। ठीक उसी की तुलना यहाँ पे करते हैं और बोलते हैं, जो लही धारी कलंक ना पारा, बोलते जब तक घड़ा में सोना को गलाया नहीं जाता, जब तक घड़ा को गर्म करके उसमें सोना गलाया नहीं गया, कांच होई नहीं कंचन कारा, तब तक वह सोने का कड़ा मजबूत बनता कहां। अब सोना का देख लीजिए, सोना को सबसे कीमती जो धातु है वह सोना माना जाता है। सोना को देखिए, वह मिट्टी के बर्तन में उसको अत्यधिक ताप पे पिघलाया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर विभिन्न प्रकार का आभूषण बनता है। यदि वह ताप बर्दाश्त ना करे, वह ताप का सहन ना कर पाए, तो क्या वह सोना सोना कहलाएगा? वह सोना सोना नहीं कहलाता, और कड़ा उससे मजबूत कोई आभूषण बन ही नहीं सकता, उसे कोई आभूषण बन ही नहीं सकता। लेखक इस पद में बोलते हैं, देखिए ये लेखक अपने शरीर की जो विभिन्न प्रकार की त्रुटियां है, खामियां है, उस चीज को यह क्या करते हैं, तो लोगों को बताते हैं, मेरे अंदर विभिन्न प्रकार की खामियां है तो है, उससे आपको क्या, लेकिन मेरे अंदर गुण तो है, आप मेरी गुण को देखिए, न कि मेरी खामियां को देखिए। लेखक बोलते हैं, एक नैन जस दर्पण ओ तो ही अनिर्मल भव, बोलते हैं एक नैन होते हुए भी वह कभी दर्पण की तरह निर्मल है, यानी एक ही आंख से पूरा संसार देखता है। कभी देखते एक ही आंख से पूरा संसार, उसका जो आंख है वो अपने आंख की तुलना एक आईना से करते हैं, जो प्रकाश को पूर्ण रूप में रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, उसके से तुलना करते हैं और बोलते हैं, सब रूप बंत गाही मुख जे भी कोई चाऊ, बोलते हैं अगर उनका एक आंख दर्पण की भांति निर्मल और स्वच्छ न हो तो वह कुरूप है, उनके पूछने वाला कौन। अगर उनके पास गुण न हो तो उसे उनको जानने वाला कौन होता, कोई नहीं जानता। फिर भी लेखक बोलते हैं, उनके इसी गुण की वजह से, अर्थात उनके अंदर की जो गुण है वह एक आंख से ही दर्पण की भांति हर एक चीज को देखते हैं स्वच्छ और निर्मल। इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान कवि, बड़े बड़े रूपवान लोग उनकी चरण में पड़े रहते हैं और उनके मुख को एकटक निहारते रहते हैं। आप भी देखते होंगे रास्ते में जो सुंदर मिलता है या सुंदर मिलती है, आप उसको बड़े गौर से निहारते हैं, आखिर ये है कौन। लेखक, और कोई कुरूप मिल जाए तो आप नहीं देखते, लेकिन लेखक बोलते मैं तो कुरूप हूं, मैं कुरूप ही तो हूं, मुझे चेचक बीमारी के कारण पूरा चेहरा खराब हो चुका है, लेकिन मेरे गुण के कारण लोग मेरे चरण में पड़े रहते, मेरे पैर में पड़े रहते और मेरे मुख को एकटक निहारते रहते हैं। चलिए इस पंक्ति के माध्यम से देखना है लेखक साहब क्या बोलते हैं। बोलते हैं, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, बोलते हैं कवि जायसी साहब,
बोलते काव्य की रचना सुनकर, देखिए ये इस पंक्ति के माध्यम से, दूसरा जो भाग है इसके माध्यम से लोगों को यह बताते हैं संसार में जो आप आने वाले समय में मिट जाइएगा लेकिन आपकी कीर्ति नहीं होगी। लोग मर जाता है लेकिन उसकी कीर्ति मिटती नहीं, उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। ठीक वही बोलते हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, कवि जायसी साहब यह काव्य रचकर सुनाया, काव्य रच के लोगों को सुनाया। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और जिसने भी इसको सुना वह प्रेम की पीड़ा का उसे भी अनुभव हुआ। आखिर प्रेम है क्या? आज हम लोग जो प्रेम करते हैं उस प्रेम की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम जिस प्रेम की बात करते हैं, हम लड़का लड़की का जो अट्रैक्शन वाला प्रेम की बात करते हैं, उस प्रेम की बात ही नहीं कर रहे हैं लेखक उस प्रेम एक सबसे सुंदर शब्द होता है और उस चीज को बारे में बात करते हैं जब हम किसी व्यक्ति के प्रति कि उसके अच्छाई के प्रति मेरा प्रेम होता है, और बोलते जब उसे अपनी कविता रचकर लोगों को सुनाया तब लोगों के अंदर एहसास हुआ अगर हम भी इनसे प्रेम करते तो आज मैं भी इस जग में अमर हो जाता, मेरा नाम भी इस जग में अमर हो जाता। और फिर लोगों के अंदर प्रेम की पीड़ा का अनुभव होने लगा, जो वास्तव में प्रेम आखिर है क्या। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बोलते हैं जोड़ी लगाते, देखिए जोड़ी अगर आपको दोस्ती करना है तो खून की तरह कीजिए, रक्त की तरह कीजिए, या फिर आंसू की तरह आप दोस्ती कीजिए, आंसू की तरह आप बनिए जो आप दुख में या सुख में किसी को पता ना चले। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, बहुत सारे अपने दुख के बारे में चर्चा करते रहते हैं और सुख में कुछ बोलते नहीं। तो बोलते हैं जोड़ी लई रकत के लई आ गांधी प्रीति नैन जल भई, बोलते हैं रक्त की लई लगाकर जोड़ा है। बोलते हैं मैंने यह जो धागा, प्रेम का जो धागा है ना, इसको प्रेम का जो बगीचा है मैं अपने खून से सींच के इसको बड़ा किया है। अपने प्रेम का जो खून है, मेरे शरीर का जो खून, इसमें मैंने पानी नहीं, मैं अपना खून डाल के इसको सींचा है। गांधी प्रीति नैन जल भई, तथा वह गाढ़ी प्रीति यानी प्रेम की जो प्रीति है वह आंसुओं की जल से भिगोया है। मैंने अपने खून और आंसू से इस प्रेम रूपी संसार, इस प्रेम रूपी काव्य को मैंने सींचा है, मैंने रचने का कार्य किया है जो आने वाला समय में अमर हो जाएगा। चलिए अगली पंक्ति को हम लोगों को देखना है। बोलते हैं वो मन जानी कवित अस कीन्हा अमुक यह रहे जगत मह चिन्हा। बोलते हैं मैं मर भी जाऊंगा तो क्या हुआ, लेकिन मेरी कीर्ति अमर रहेगी। आने वाले 100 वर्षों के बाद भी लोग मेरे काव्य पद्मावत को पढ़ेंगे और मेरा नाम जरूर लेंगे। बोलते मेरे न रहने के जो ओ मन जानी कवित अस्किन्हा मुख यह रही जगत महाचिन्हा। बोलते मेरे न रहने के बाद भी संसार मेरे आखिरी निशानी यानी मेरी कविता को पढ़ेगा और सुनेगा, यही मेरी सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी कहानी मेरी होगी जो मैं जिसके लिए मैं संसार में अमर हो जाऊंगा। मैंने जो पद्मावत रच के जा रहा हूं, यह जो पद्मावत है जिसके वजह से लोग मुझको जानेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी कोई था 15वीं शताब्दी में, जो 15वीं 16वीं शताब्दी में कोई ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से आज जग में अमर हो चुका है। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से लेखक एक इतिहास के बड़े ही राजा के बारे में बात करते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे या आप लोग मूवी देखे होंगे, पद्मावती मूवी, जिसमें एक राजा है और उनके मंत्री अपने साधु को वह निकाल देता है जिसका नाम था रतन सेनी राजा है। और वह क्या करता है तो अपने यहाँ राघो नामक एक उनके यहाँ एक दरबारी था राघो साधु, जिसको वह अपने महल से बेइज्जती करके निकाल देता है। और वही राघो अलाउद्दीन खिलजी से जाके मिलता है और बोलता है अगर तुमने यह प्रण ले रखा है पृथ्वी पर कोई सुंदर वस्तु है तो वह सारा का सारा उस पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का होगा, अलाउद्दीन का होगा।
तो फिर तुम कहां पड़े हो? सबसे सुंदर इस पृथ्वी पे अगर कोई महारानी है, कोई रानी है, तो वह पद्मावती है। तुमने तो तुम्हारा जो प्रण कर रखा वो तो पूरा हो ही नहीं रहा। तुम क्या चाहते हो? जो पद्मावत रतन सेनी के पास रहे। देखिए, ये जो रतन सेन राजा थे, ये राजस्थान के एक प्रांत के रहने वाले थे, राजस्थानी राजपूताना राजा थे। तो देखना इनके बारे में ये क्या बोलते हैं। इस लाइन के माध्यम से बोलते हैं, कहां सो रतन सेनी अस राजा। बोलते समाज तो मेरा खत्म हो चुका है, अब वो रतन सेन नाम का राजा कहां रहा इस संसार में? वो भी तो अभी नहीं है। कहां सुबह असी बुद्धि राजा। और बोलता है न ही उनके जैसा कोई, रतन सेन राजा जैसा कोई शक्तिशाली बुद्धिमान प्रजा का हित चाहने वाला राजा आज संसार में होगा ही नहीं। कहां अलाउद्दीन सुल्तानो, कहां राघो जई किन्हीं बखानू। बोलते हैं कहा वो अलाउद्दीन खिलजी शासक रहा, जिसको पद्मावती की जो बखान था वह राघव चेतन नामक एक व्यक्ति, राघव चेतन आप लोग पढ़ेंगे इतिहास में, राघव चेतन नामक एक व्यक्ति है जो जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी से मिलके बोलते हैं पृथ्वी पे कोई सुंदर कन्या है तो वह पद्मावती है, तुम उसका हरण करो। और उसके लिए युद्ध हो जाता है, जिसमें अंत में पद्मावती को जोहर करना पड़ता है। देखिए, तो वह बोलते कहा अलाउद्दीन सुल्तानो, कहां राघव जे किन्हीं बखानू। अलाउद्दीन शासक भी तो, खिलजी भी तो नहीं है, उसका शासक नहीं है, जिसके समक्ष राघव चेतन जाके उनका वखान करता है। कहा सुरूप पद्मावत रानी। बोलते कहा उस सुंदर परी जैसी पद्मावती रानी भी तो आज नहीं रही है, लेकिन कोई ना रहा जग रही कहानी। बोलते सब के सब मर चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी, उनका नाम आज इतिहास में अमर हो चुका है। लोग उनके बारे में आज भी पढ़ते हैं, जानते हैं। चलिए अगले पंक्ति के माध्यम से देखते हैं हम लोग। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, अब फूल मरे पर मरे न बासु। बोलते हैं वह पुरुष धन्य है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। बोलते वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में इस तरह रह जाती है, इस संसार में उनका नाम, उनका आचरण, उनके द्वारा काम किया हुआ अगर संसार में जीवित है, उनके मरने के बाद भी, तो जिस प्रकार फूल मरे पर मरे न वासु, बोलते उस प्रकार वह उस प्रकार अमर हो जाती इस संसार में। जिस प्रकार फूल सूख के मुरझा तो जाता है, लेकिन वह अपना गंध छोड़ता नहीं, अंत तक वह अपनी खुशबू लोगों को देते रहता है। यह उसी प्रकार अगर जिन व्यक्ति की कीर्ति, जिन व्यक्ति का कार्य, जिन व्यक्ति का आचरण अमर हो जाता है, वह सदा के लिए इस संसार में अमर हो जाते हैं, फूल की भांति। चलिए इस पंक्ति, देखिए ये पंक्ति के अंदर बहुत ही अच्छे शब्द बोले गए हैं। बोलते हैं कोई न जगत जच बेचा, न लिल्हा जस मोला। बोलते हैं यह जो संसार है, इसमें अपनी कीर्ति, अपना यश कोई बेचता नहीं, और न ही किसी के अंदर यह ताव है जो उसको खरीद सके। बेचने वाला भी कोई नहीं और खरीदने वाला भी कोई नहीं होता। जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोला। बोलते हैं इस संसार में कोई ना जगत जस बेचा, संसार में कोई अपना यश कीर्ति नहीं बेच सकता और न ही कोई उसको खरीद सकता है। बोलते हैं जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोला। बोलते मेरे कलेजे की खून से रचित जो यह कहानी पढ़ेगा, हमें दो शब्द में हमें जरूर याद रखेगा। मेरे जाने के बाद वह व्यक्ति हमें जरूर याद रखेगा। और इस प्रकार आपका जो यह चैप्टर था मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में जो लिखा गया था वह समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग इस मेरे जो YouTube चैनल एडी कैंपस ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।